तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 7 दिसंबर के पेपर को, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और इसी शिफ्ट में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था ग्रुप डी का 2018 का, और बाई लक मुझे किसी ने आपका इसी शिफ्ट का पेपर भेज दिया। तो आज हम लोग इसी शिफ्ट के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जितने लोगों ने भी मुझे अपना पेपर भेजा है अपना शिफ्ट का, मैं उसको भी आने वाले दिनों में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और कुछ लोगों का पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको आपका पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और ये होगा मेरा आज का 41वां नंबर सेट। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए मेरे शिफ्ट में किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो। और पहला क्वेश्चन बिना कंफ्यूजन का बनाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन में फंसना मत। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीता की आयु राम, मोहन और सीता का औसत आयु का दोगुनी है। राम की आयु राम, मोहन और सीता का औसत आयु की आधी है। यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है तो राम, मोहन और सीता का औसत आयु क्या है। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन तीनों का एवरेज एज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और देखो यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज में केवल आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है, ठीक है। वरना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को जैसा चाहते हो वैसा बना सकते हो। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीता की आयु राम, मोहन और सीता का औसत आयु का दोगुनी है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। नॉर्मली बोला है सीता का आयु इन तीनों का औसत आयु का दोगुना है, मतलब मैं कह सकता हूँ सीता, राम, मोहन इन तीनों का औसत आयु का दोगुना है। तो मतलब मैं 2 टाइम्स करूंगा इक्वल करने के लिए, क्लियर। दूसरा में क्या बोला, राम की आयु राम, मोहन और सीता का औसत आयु का आधा है। यानी अब आपको राम का भी आयु बता दिया गया है कि इन तीनों का औसत आयु का आधा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर से s प्लस आर प्लस एम बाई 3, क्योंकि ये औसत हो गया मेरे पास। और क्या बोला था, औसत का आधा है, यानी अब आधा करोगे तो आधा कर दो, या तो फिर राम को 2 टाइम्स बना दो, बात घुमा फिरा के दोनों एक ही है। और प्लस आपको मोहन का आयु दे रखा है, एम का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब इन तीनों का औसत आपसे पूछा है। तो देखो सीता का भी आयु आ चुका, राम का भी आयु आ चुका और मोहन का भी आयु आ चुका। अब आप तीनों का आयु को जोड़कर 3 से भाग दे दो। तो ये हो गया बेसिक, जो कि आपको कभी भी नहीं करना था बेसिक से। आपको मैं बताता हूँ रेशियो मेथड से आप इसको आसानी से बना सकते थे, या तो फिर आप ऑप्शन से भी आसानी से बना सकते थे। यहां पर आपको पता है कि एक हो गई सीता, ठीक है, और एक आपको दे रखा है इन तीनों का औसत। तो इन तीनों का औसत को मैं क्या मान लेता हूं, s प्लस आर प्लस एम, जिसको मैं a से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। a मतलब एवरेज हो गया, क्लियर। और एक आपका राम का दे रखा है, ठीक है। इन तीनों के बारे में बोला गया। क्वेश्चन में जैसा बोला बस वैसा करो। क्या बोला था, सीता की आयु राम, मोहन, सीता का औसत आयु का दोगुनी है। यानी आप कह सकते हो अगर इन लोगों का औसत अगर 1 है तो सीता का डबल होगा, ठीक है। ये रेशियो दे रखा है। फिर आगे क्या बोला, राम की आयु इन तीनों का औसत आयु का आधा है। यानी अगर मेरा औसत अगर 1 है तो राम का आयु कितना होगा, आधा रेशियो होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, यहां तक सबको क्लियर है। तो अब देख लो, यानी अगर मैं 2 से गुना कर दूं सभी में तो ये मेरा क्या होगा, 2 का 4 बन जाएगा। यहां पर आपका 2 हो जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा। यानी इन तीनों का रेशियो आपके पास निकल के आ गया। ध्यान से देखो, आपके पास रेशियो निकल के आ गया। और आपको पता है ये मेरा 2 रेशियो क्या है, इन तीनों का औसत है। तीनों का औसत है, यानी 2 गुना 3 मैं कर सकता हूं क्योंकि 3 लोगों का है। तो टोटल मेरा कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब आपको पता है सीता 4 रेशियो है और राम आपका 1 रेशियो है। तो बताओ मोहन कितना होगा, 1 रेशियो होगा कि नहीं होगा। अब यही 1 रेशियो किसके साल के बराबर होगा, 5 साल के बराबर होगा। तो बस यही तो खत्म हो गया। आपसे क्या पूछा, औसत, यानी 2 का रेशियो का वैल्यू। तो 5 2 10, करेक्ट आंसर फर्स्ट। बोलो था क्वेश्चन में कुछ भी, बस चीजों को समझना था। आप इसको ऑप्शन से भी बेटर तरीके से बना सकते जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर आपको इन संख्याओं की मध्य क्या बताओ, यानी आपसे मीडियन पूछा है, ठीक है, मीडियन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 2 3 5 7 8, पहले आरोही क्रम में इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में इसको पहले सरियाते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको पहले अरेंज करते हैं। फिर देखते हैं टोटल नंबर कितना है इसमें, टोटल नंबर 6 है। तो टोटल नंबर अगर 6 है तो यहां से मेरा बीच वाला नंबर ही मेरा मध्यिका कहलाता है, याद रखिएगा। तो यहां से 2 नंबर में हटा देता हूं, यहां से 2 नंबर हटा देता हूं, यानी इसके बीच में 2 नंबर आ रहा है। तो 3 और 5 आ रहा है, तो मध्यिका तो कोई एक ही होगा ना। तो क्या करेंगे, दोनों का औसत निकाल लेंगे, यानी 3 + 5 + 2, बिना फॉर्मूला का, कुछ भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। चलिए तो देख लीजिएगा स्टैटिस्टिक का भी वीडियो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपसे पूछा गया था स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल जिसको बोलते हैं आपका। यहां पर आपको बताना था इसका स्क्वायर रूट क्या होता है।
मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने आसानी से आता होगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से करके दिखा रहा हूँ। देखो तीन किसके मतलब 9 है ना, 9 किसके स्क्वायर रूट में आता है मतलब यूनिट डिजिट में। तो एक तो आपका 3 का आता है, 3 का 9, और एक तो आपका 7 का आता है, यानी 7 का 49, यानी 7 और 3 आपका लास्ट में होगा। अब 187 को देखो, 187 क्योंकि 2 डिजिट तो यहाँ से हट गया। अब 187 किसके स्क्वायर के नियर है, 13 के स्क्वायर के नियर है, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 13 का स्क्वायर 169। अब देखो 13 इंटू 14 करते हैं हम लोग, तो 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, और यहाँ 14 और 28 182। देखो 182 187 से क्या है, छोटा है, यानी नंबर आपका बड़ा आना चाहिए। यानी आप कह सकते हो ये 137 का स्क्वायर रूट है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। तो ये सब पता है कि नहीं पता आपको, मुझे कमेंट करके बताना। नहीं पता होगा तो मैं इसको भी लेकर जरूर से बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला, एक दुकानदार 210 लीटर, 615 लीटर और 960 लीटर का क्षमता वाले 3 पीपों में से एक डिब्बे का तेल निकाल कर बेचता है। डब्बे सभी पीपों से कोई आवेश छोड़े बिना सारा तेल निकाल सकता है, तो इस डब्बे का अधिकतम आकार क्या होगा। तो नॉर्मल है, यानी क्या बोल रहा है कि कोई डब्बा है, समझो नॉर्मली 210 लीटर का है, 615 लीटर का और 960 लीटर का है। आपसे केवल इतना पूछा इस डिब्बे का अधिकतम आकार क्या होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अधिकतम आकार पूछ रहा है तो आप HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालो मत, ऑप्शन का हेल्प लो। 13 तो कभी बनेगा नहीं, 10 कभी 615 को डिवाइड नहीं कर सकता, 20 भी आपका कभी 615 को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 15 लीटर का जो डब्बा होगा जिसे आपका सारा पाइप पूरा खाली कर देगा, एक ठो भी नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर फिर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था स्क्वायर रूट, तो यहां पर फिर से स्क्वायर रूट। तो वैसे ही 1 यूनिट डिजिट किसका होता है, किस स्क्वायर का यूनिट डिजिट में 1 होता है। एक तो 1 होता है और एक आपका 9 के होता है, क्योंकि 9 का 81 होता है ना, 9 का 81 होता है। अब आगे का नंबर देखो 252। तो 252 अगर हम देख रहे हैं तो 252 किसके स्क्वायर के नियर में आता है आपका, 16 का 256 हो जाता है, यानी 15 के करीब आ रहा है। ठीक है, देखो ये तो पकड़ा गया आंसर। आपको पता है यहाँ पर एक 16 का 256 होता है, यानी 16 तो होगा नहीं, यानी 15, यानी इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है 159 होगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला आपका, इसको सॉल्व करना था, आपको बताना था इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो 65 गुना 4 है, और ध्यान से देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है। तो 65 गुना 4 यानी 65 का डबल करेंगे 130, 130 का डबल करेंगे 260, 260। मगर याद रखिएगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो जीरो तो खत्म हो जाएगा, यानी एक डिजिट और लग जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करके बताओ। एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था, ये आपको बताना है। देखो बताओ, इसको ट्राई करो, इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप बेसिक से बना सकते हो। क्या करोगे, नंबर आप लोगे, कोई भी एक्स है, सपोज दैट मैं, देखो बेसिक से बनाना नहीं है, मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूं कि बेसिक से कैसे बनता है। आप नॉर्मली इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हो। आप अगर मानते हो कि एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिल रहा है, तो मान लो कि मेरा कोई नंबर है एक्स है, उसको नंबर कितना मिला होगा, एक्स मतलब 70% मिला, तो मतलब 7/10 इसको इतना नंबर मिला। तो बस आपको पता चल गया ये पेपर एक्स का था और इसमें इतना नंबर मिला। दूसरा पेपर आपका 25 में से 20 मिला, यानी इसको 80% मार्क्स मिल गया, यानी ये पेपर भी आपका 25 का हो गया और यहाँ पर उसको 20 मार्क्स मिल गया। तो टोटल नंबर का आप टोटल परसेंटेज निकाल देना और वो 78 के साथ इक्वल कर देना। बात समझ रहे हो, इस परसेंटेज मतलब ये वाला आपका टोटल नंबर हो गया और इसका परसेंटेज निकाल लेना और 78% के साथ कंपेयर कर देना, आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। मगर ये बेसिक हो गया, ऐसे बनाना नहीं है, मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूं। बात समझ रहे हो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हमको पता है एलिगेशन लगाने, आपको पता है पहला परीक्षा मान लो, ये दूसरा परीक्षा मान लो। पहला परीक्षा में 70% ला रहा है, दूसरा परीक्षा में कितना लेके आया, 80% लेके आया। यही आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए नंबर में दे रखा है, क्योंकि 25 में से 20 नंबर लेके आ रहा है, तो 20 नंबर कितना होता है 25 का, 80% होता है, और फाइनली उसका कितना हो जा रहा है, 78% हो जा रहा है। तो देख लो यहां से 8 और यहां से 2, यानी परीक्षा में नंबर आपका 1 और 4 के अनुपात में आएगा। ठीक है, 1 और 4 का मतलब अधिकतम मार्क्स में होगा, 1 और 4 का अनुपात में अधिकतम मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स होगा। क्वेश्चन में आपको पता था कि 25 मार्क्स वाला पेपर कौन सा था, ये वाला था ना। तो देखो यानी आपका मैं कह सकता हूं ये 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा, यानी ये जो 4 है वो मैक्सिमम मार्क्स है, यानी 4 आपका 25 के बराबर होगा। तो 1 का वैल्यू क्या होगा,
मतलब 6.5 नहीं 6.25 हो जाएगा, क्योंकि 6 चौके 24 और 0.25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है? यानी दूसरा जो पेपर होगा वो 6.25 मार्क्स का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी का है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, ये कथन दो ठो है, आपको बताना है कि किस कथन से आप इसका आंसर दे पाते, ठीक है। आपको देना नहीं है, केवल आपको बताना है इसका आंसर देने के लिए कौन सा कथन आपका पर्याप्त होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। तो बताओ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का मान पता लगाए, यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो बताओ, पहला कथन से आप इसका आंसर दे पाओगे कभी भी? पहला कथन से तो कभी भी नहीं दे पाओगे, पहला कथन से। अगर दूसरा कथन को केवल यूज करेंगे तो इसका आंसर फिर भी नहीं दे पाएंगे, मगर जब इन दोनों का मदद लेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएगा और मेरा p और q का वैल्यू निकल जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों 1 और 2 पर्याप्त है। निकालना नहीं है, केवल आपको बताना है आप इसे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, केवल देखने में आपको थोड़ा डरावना लगेगा। यहाँ पर क्या बोला, एक छात्र को संभावित अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता तो वह उसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांक के प्रतिशत 76% होता, तो परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? अब देखो, इस क्वेश्चन को भी आप, जैसे अभी मैंने बताया ना, इस क्वेश्चन को भी आप एलिगेशन लगा सकते हो, मगर आपको केवल एलिगेशन का मेथड आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ अगर लोगों को नहीं पता रहता तो फिर वो अपना बेसिक से बनाते हैं। और नहीं तो बेटर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शन से बना लो। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक छात्र को संभावित अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त होते हैं, यानी कोई आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका कोई पेपर में होगा, लड़का का मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से वो आपका कितना नंबर स्कोर कर रहा है? हाँ, 100 नंबर में वो मान लो 75% स्कोर कर रहा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक प्रश्न जोड़ दिया गया होता तो वह उसका उत्तर सही देता तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ जाता। यानी अब क्या कह रहा है कि ये जो 100 नंबर का पेपर था, अगर उसमें जैसे कि बोल रहा है कि अगर एक क्वेश्चन अगर और जोड़ दे प्रश्न पत्र पर, और जो कि जिसका आंसर वो सही दे दे, तो उसका परसेंटेज क्या हो जाता है? 75 से बढ़ के 76% हो जाता। तो वही पूछ रहा है कि बताओ परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, यानी ये जो मैंने 100 माना है ना, इसी का आपको बताना है कि ये कितने नंबर का पेपर है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी आप एलिगेशन कैसे लगाओगे? एलिगेशन कैसे लगाओगे? क्योंकि आप बेसिक से बना सकते हो। आप नॉर्मली फिर से यहाँ भी x मान लो, 75% क्या हो जाएगा? 3/4, ये मेरा नंबर लेके आ रहा, फिर इसमें से x+1 कर दो, जो कि जिसका सही मार्क्स है। तो ये बेसिक हो गया, ऐसे आपको बनाना ही नहीं है। आपको यहाँ पर एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तो देखो, आपको पता है पहले 75% लेके आया है, पहले 75% लेके आया। आपको पता है कि जब एक क्वेश्चन को जब जोड़ दिया जा रहा है, तो एक क्वेश्चन को जो जोड़ दिया जा रहा है वो खुद में क्या होगा? 100% होगा कि नहीं होगा? यानी वो खुद में 100% होगा, और मेरा फाइनली कितना हो जा रहा है? 76% हो जा रहा है। तो बस एलिगेशन लगाओ, 100 में से 76 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 76 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। यानी इसी रेशियो में आपका पेपर था टोटल का। यानी आप कह सकते हो, आपको पता है पहले वो 75% अंक ला रहा था, तो यानी वो पेपर आपका 24 नंबर का पेपर था, यानी 24 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स था, और ये एक क्वेश्चन को हम लोगों ने जोड़ा था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? आपने अगर एलिगेशन मेथड लगाया होगा कभी भी आपने मिक्सचर में, तो आपको पता होगा कि जब पानी में या फिर दूध में जब पानी मिलाते हैं तो पानी को हम लोग हमेशा 100 कंसिडर करते हैं, क्योंकि पानी जब खुद में कुछ भी ऐड करोगे तो वो तो 100% होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हम लोग यहाँ भी समझ लिए कि जो क्वेश्चन को हम लोग ऐड कर रहे हैं वो तो खुद में 100% होगा। तो बस, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आप इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, तो ऑप्शन में भी देख लो, अगर ये 24 नंबर का पेपर था तो 75% कितना होगा इसका? 3/4। 3/4 बोले तो 18 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं तो 18 में कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और 19 जब हो जाएगा तो ये 24 में 1 मार्क्स और आपका ऐड भी हो जाएगा ना, यानी 25 में। यानी अब आपका देख लो, 19 आपका 25 का कितना परसेंट है, यही तो आपको देखना था। तो 25 से काटेंगे 4, 19 चौके 76%। देखो हुआ कि नहीं हुआ? 76%, यानी आपका सेटिस्फाई कर गया। क्लियर? तो ये होता है तरीका चीज़ों को समझने का। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। अब यही चीज़ अगर आपको नहीं पता फिर बेसिक से बनाते रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है? एक वृत्त में त्रिज्या ए बी को डी पर स्पर्श रेखा डी ई को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया है। यदि ए बी 24 सेंटीमीटर, बी डी 8 सेंटीमीटर, तो डी ई की लंबाई ज्ञात करें। यानी आपसे क्या पूछा? डी ई की लंबाई ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा?
देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस आपको ए बी दे रखा है, यानी ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब क्या बोल रहा है कि इस सर्कल का रेडियस को एक्सटेंड कर कर, मतलब आपका बढ़ाकर आपका डी डी टेंजेंट से मिलाया जा रहा है। यानी आप मान लो कि आपका डी टेंजेंट, डी इट कोई टेंजेंट है जो कि डी पॉइंट पर मिलाया गया, ये आपका ई पॉइंट हो गया। क्लियर। अब आपको इसमें ए बी का लंबाई दे रखा है, यानी त्रिज्या दे रखा है, ए बी 24 दे रखा है, बी डी आपको 8 दे रखा है। आपसे सिंपली क्या पूछा है, डी ई का लंबाई ज्ञात करो, यानी ये वाला टेंजेंट आपसे पूछ रहा है, टेंजेंट का लंबाई आपसे पूछ रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ये सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है तो कम से कम आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लो, वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम आपका होता है क्या, तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम होता है क्या, आपका टेंजेंट का स्क्वायर यानी ई डी का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बी डी इंटू ए डी के बराबर होता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है टेंजेंट के स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपसे क्या पूछा था, ईडी का स्क्वायर पूछा था, यानी ईडी की कुल लंबाई पूछा है। तो बीडी मेरा क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी 8 गुना, और एडी क्या हो जाएगा, 24 प्लस 8 यानी 32 हो जाएगा। तो 32 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 2 16 और 24 और 25 यानी 256। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए सब चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, ये आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला, निम्न पाई चार्ट वर्ष 2015 में XYZ कंपनी द्वारा मेमोरी डिवाइस की बिक्री दर्शाता है। ठीक है, यदि XYZ कंपनी ने लगभग 1.5 लाख मेमोरी डिवाइस बेचे हैं तो वर्ष 2015 में कितने SD मेमोरी कार्ड बेचे गए थे। यानी SD मेमोरी कार्ड कितने बेचे गए थे, तो देख लो SD मेमोरी कार्ड टोटल 50% बेचे गए थे और टोटल मेरा 1.5 लाख आपका बेचे गए हैं। तो उसमें SD मेमोरी कार्ड कितना होगा, आधा होगा, यानी 75,000 बेचे गए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करो, अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इस इक्वेशन में, ठीक है, मतलब इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन के पुनरावृत्त का मूल है, ठीक है, पुनरावृत्त मूल है, तो के का मान कौन सी शर्त को पूरा करेगा। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है या फिर आप इक्वेशन बोलो, जो भी बोलो, बोल रहा है कि ये इक्वेशन जो है उसका रिपीटेड रूट है। ठीक है, इसका रिपीटेड रूट है, मतलब समझ गए, यानी इसका इक्वल रूट है। तो ये कंडीशन दे रखा है और तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ के का वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा। बात समझ गए, यानी हिंट्स में जब आपको बोल दिया है कि इक्वल रूट है यानी रिपीटेड रूट है, तो आपको के का वैल्यू बताना है। तो अगर ये इक्वेशन का अगर रिपीटेड रूट है तो इसका मतलब हम लोग जान गए कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, b² - 4ac, यानी ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बात, अब आप इसको यहाँ से के का वैल्यू बता सकते हो कि किस में सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आपका डी होता है, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा डी क्या हो जाएगा, b² - 4ac, तो 4ac, तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। तो b² यानी 4.5 इंटू 4.5 माइनस 4ac, तो 4 का 4 हो गया, 1 का 1 ही हो जाएगा क्योंकि a में आपको कुछ नहीं है कांस्टेंट, और c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में 13.5k, ध्यान दीजिएगा 13.5k, और यहाँ पर मेरे से छूट गया था ये b² में ये भी k भी आ जाएगा ना, तो k का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख लोगे तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 4.5, ठीक है, 4.5 और कुछ कॉमन होगा क्या, नहीं, 4.5 के मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा, 4.5k बच जाएगा, और माइनस में आपका क्या बच जाएगा, माइनस में आपका 4 बच जाएगा, केवल 4 इंटू 3 भी बच जाएगा, क्योंकि मैं 13.5 था ना, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया 4.5 के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका ये बच गया, इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। अब आप जानते हो, अगर यहाँ से देखेंगे तो एक दोनों को इक्वल करेंगे 0 से, यानी एक के का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, और एक मेरा के का वैल्यू क्या आ गया, 4 3 12, और 12/4.5, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका देख लो, तो 12.5, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लगेगा, तो 15 से काटेंगे 8 बार में, और 15 से काटेंगे 3 बार में, यानी इसका आंसर क्या होगा, के का वैल्यू एक 0 होगा और एक आपका के का वैल्यू 8/3 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ALP में बहुत बार पूछा गया था, मैंने बता दिया था कि क्या क्या कंडीशन होते हैं, तो जरूर से देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है, बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे आप क्या करोगे, बताओ। आपको यहाँ पर दे रखा है 2187, तो आप मुझे बताओ 2187 ये क्या होता है, आप मुझे बताओ 2187। आप ध्यान से देखो, चीज़ों को सॉल्व आपको करना नहीं है, अगर आप थोड़ा सा देख लोगे तो
यहाँ पर अगर आपको चीज़ समझ भी नहीं आ रही तो देखो 2187, नीचे में क्या 3 के पावर में 4 है, यानी आप लिख सकते हो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और यहाँ पर भी साथ में गुना है तो गुना आपका इधर आ जाएगा और 3 हो जाएगा और प्लस 3 है, ये इसको मर्ज मत कर देना क्योंकि यहाँ प्लस है तो यानी ब्रेक हो रहा है। तो एक 3 से 3 काटोगे तो ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ से एक 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 7 2 9, फिर 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। तो बस 81 और 3 84, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता चलना चाहिए था कि 2187 भी क्या है, ये 3 का कोई आपका एक पावर में आपका वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल। अब इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी है। पुत्र का आयु अपनी माँ की आयु का 3/8 है। यदि पिता और माँ का आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र का आयु ज्ञात करें। नॉर्मल, यानी यहाँ पर भी आपका एक फादर है, एक मदर है और एक आपका सन है, ठीक है। तो सन आपका यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन में जैसा बोला गया बस हम लोग वैसा करते हैं। पहले तो क्या बोला है कि पिता की आयु उसके पुत्र का आयु का 3 गुना है, ठीक है। पुत्र की आयु अपनी माँ का आयु का 3/8 है। इसका मतलब समझ गए आप, 3/8 है, यानी पुत्र का आयु अपना माँ का 3/8 है। इसका मतलब अगर उसका माँ अगर 8 है रेशियो तो सन कितना होगा 3 होगा। अब क्वेश्चन में बोला था कि पुत्र का आयु मतलब पिता का आयु पुत्र का कितना गुना 3 गुना, यानी ये 9 का होगा। खत्म, इन तीनों का रेशियो निकल के आ गया। क्वेश्चन में पहले ही से बोल रखा है कि माँ और जो पिताजी का उम्र में 4 साल का फर्क है, यानी 1 रेशियो 4 के बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछा था पुत्र का आयु, यानी 1 अगर 4 के बराबर होगा तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, इसको ट्राई करो। अब देखो ये क्वेश्चन का लेंथ केवल देखने में बड़ा है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने भी छोड़ दिया था जब आपका पेपर में आया था, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था तो मैं भी छोड़ दिया था। बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया था, 2 प्रवेशिका पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 17 घंटे और 25.5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी निर्गम पाइप है जो भरी हुई टंकी को 8.5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। जब टंकी भरी हुई थी तो पाइप सी को 1 घंटे के लिए खोल दिया गया, फिर उसे बंद कर दिया गया, फिर उसे बंद कर पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोला गया, फिर उसे भी बंद करके पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला गया। टंकी को खाली होने तक इस प्रक्रिया को दोहराया गया। भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ गए। नॉर्मल सेल बोला क्या गया है कि कोई 3 पाइप है जिसमें से आपको एक पाइप आपका 17 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप आपका 25.5 घंटे में भर सकता है और जो तीसरा पाइप है वो खाली कर सकता है 8.5 घंटे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल आपका कैपेसिटी निकाल लेते हैं टंकी का। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से देखो, ये सब 17 का मल्टीपल है। अगर आप यहाँ पर 255 अगर आप यहाँ पर ले लेते हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पूरा टोटल कैपेसिटी है टंकी का। अब इसका मतलब देखो मैं नाम भी दे देता हूँ, ए बी और सी पाइप खाली कर रहा है। तो ए पाइप कितना फिल कर पाएगा, तो 17 एकम 17 हो जाएगा 8 5, यानी 15 बार में आपका मतलब एक घंटा में वो 15 लीटर या फिर 15 रेशियो पानी फिल करेगा। क्लियर। फिर दूसरा वाला क्या था 25.5 में भर रहा, तो इसका मतलब ये कितने में भरेगा, टोटल आपका 10 भरेगा। और ये आपका खाली कर रहा था कितना 8.5 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहाँ से ये मेरा कितना हो जाएगा 8.5, यानी आपका मैं कह सकता हूँ 255 डिवाइडेड बाई 8.5, तो ये आपका मतलब 30 खाली करेगा। तो ये माइनस में मैं दे देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला था, तीनों एक एक करके काम कर रहा है, यानी टंकी पहले से पूरा फुल है। तो पहला क्या बोला था, पहला कौन खाली करने आएगा, तो जाहिर सी बात देखो टंकी पूरा अगर फुल है तो सबसे पहले तो खाली करने वाला खाली करेगा ना, क्योंकि ये पाइप तो पहले काम नहीं कर सकता। ये खुद की कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि आपको पता है टंकी को खाली होना है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये 15 भरेगा, ये 10 भरेगा और ये कितना भरेगा 30 खाली करेगा। तो 15 और 10 कितना हो गया 25, और 25 में से 30 अगर खाली कर देगा तो मतलब फाइनली कितना खाली हो पाएगा 5 खाली हो पाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 3 घंटा में, क्योंकि एक एक घंटा करके काम कर रहा है, तो 3 घंटा में आपका टंकी से केवल 5 रेशियो पानी खाली होगा। क्लियर। तो पूछा है टोटल कितना समय लगेगा, तो अब आप भी समझदार हो, यहां से मैं इसको हटाता हूं, ठीक है।
आपको पता है कि अगर ये तीनों मिलकर 5 लीटर पानी खाली कर सकते हैं और टोटल आपको 255 खाली करना है, जिसमें से आपको पता है कि जो पानी मेरा खाली कर रहा है वो 30 का क्षमता से खाली कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 30 का क्षमता से खाली कर रहा है। तो हम लोग का इस देखो अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आप कई लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। यहाँ पर 5 से खाली कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 3 घंटा में 5 खाली हो रहा है, तो 255 खाली करने में कितना समय लगेगा। तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देंगे, यहाँ पर 51 से गुना कर देंगे और 51 गुना 255 हो जाएगा। मगर ये गलत हो जाता है। ये इसका मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको आपको पाइप एंड क्वेश्चन वाले वीडियो में पूरा बता चुका हूं ये क्यों गलत होता है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपका टंकी खाली होने के बाद फिर भर भर के खाली होता है, जिसका कारण से समय आपका ज़्यादा लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर टंकी मेरा खाली कर रहा है शुरू से, तो याद रखिए 30 लीटर पानी को पहले ही आप खत्म कर दीजिए। यानी 5 यहाँ चल गया, 5 से 3 जाएगा 2 और यह 2, यानी 225 लीटर को पहले आप खाली करो। क्योंकि बाद में आपका जो लास्ट में जो खाली करेगा वो कौन करेगा, यही पाइप खाली करेगा ना, सी पाइप, जिसका क्षमता आपका 30 का है। तो बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। यानी 5 लीटर पानी खाली होगा 3 घंटा में, तो 225 को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे कितना 45, ठीक है, 45 से गुना करना है। तो यहाँ भी मुझे 45 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 45 5 225, यानी 225 खाली हो जाएगा। और 45 गुना 3 यानी 5 3 15 4 8 12 13, यानी टोटल 135 घंटे लगेंगे। 135 घंटे लगेंगे 225 लीटर पानी को खाली करने में। अभी और आपका कितना बचा है, 30 लीटर पानी अभी और बचा हुआ है। अब उसके बाद फिर कौन आएगा, फिर आपका, क्योंकि पता है शुरू में अगर यही पाइप आपका आया है तो फिर लास्ट में भी फिर से यही पाइप आएगा। तो अब नेक्स्ट में फिर से क्या होगा, आपका टंकी में केवल 30 लीटर पानी बचा है और फिर आपका ये पाइप को खोल दिया जाएगा। यानी 1 घंटा और लगेगा 30 लीटर पानी खाली करने में। यानी टोटल कितना लगा समय, 136 घंटा। बात समझ गए। यानी 136 घंटा मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, 136 घंटा मतलब 120 प्लस यहां पर 16 घंटा। अब आपको पता है एक दिन में 24 घंटा होता है, तो मैं कह सकता हूं 5 दिन 16 घंटा लगेंगे। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए खत्म कीजिए, ये था क्वेश्चन का सारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, इसको सॉल्व करो। साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताना था क्वेश्चन में। तो देखो साइन 15 डिग्री या फिर साइन 18 डिग्री या फिर कॉस 15 डिग्री, ये सब का वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आपको बिना बनाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √6 माइनस √2/4 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको नहीं पता था तो क्वेश्चन में आपको हिंट्स भी दे रखा है कि आप इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो। यानी साइन a माइनस बी का फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे, तो हमको पता है साइन 60 माइनस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी। तो इसको ब्रेक कर लो यहाँ पर, यानी मेरा क्या हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉस 45 डिग्री। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में ब्रेक करके आप ऐसे भी बना सकते हो। तो एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अगर क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार दे ही दिया जाए, तो इसलिए अगर याद रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा ना। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 हो जाता है और 45 का 1/√2 माइनस कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 मतलब √2। तो इसको सॉल्व करो तो नीचे तो दोनों सेम है, यानी 2√2 यहाँ हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर एज इट इज उतर जाएगा, यानी √3 + 1 हो जाएगा। यानी √3 + 1 और नीचे 2√2 है, तो √2 से ऊपर नीचे अगर मैं गुना कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में √6 + √2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एलसीएम आपको बताना है। तो 65 और 52 का एलसीएम बताओ। तो यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो। अगर मैं ऑप्शन का हेल्प ले रहा हूँ तो 65 मतलब क्या हो जाएगा 13 गुना 5, तो 13 गुना 5 यानी तो सभी सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पर देखो तो 52, तो यहाँ पर भी अगर 13 चौके 52, ठीक है। तो 52, अब देखो 13 चौके 52, तो यहाँ समझना 13 चौके 52 और 13 पचे 65, यानी तो ऐसे ही दिख गया। 13 यहाँ से हो गया, 5 चौके 20 यहाँ से हो गया, तो 13 गुना 20 कितना हो गया 260, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, ABC एक साथ किसी काम को 2.4 दिन में कर सकते हैं। AB को 4 दिन आवश्यक होगी यदि उनमें से केवल 2 ही काम करते हैं। B और C ने 3 दिन को समय लिया होगा यदि उनमें से केवल 2 ही काम करते हैं। यदि B अकेला काम करता है तो वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, केवल क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा लैंग्वेज में आपको दे रखा है और कुछ नहीं दिया हुआ है, और केवल पॉइंट पॉइंट का यूज कर दिया गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी देखो A + B + C आपका 2.4 डे में करेगा, A + B उसी काम को 4 डे में करेगा,
बी प्लस सी आपका उसी काम को 3 दिन में करेगा, तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं 24 होगा। तो 24 मतलब ये तीनों मिलके एक दिन में 10 काम करेंगे। ये आपका ए बी मिलकर 6 काम करेगा और बी सी आपका मिलकर 8 काम करेगा। अब आप यहाँ से आपसे क्या पूछा था, बी के बारे बताओ कि वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी का निकालेंगे इफिशियंसी। तो आपको पता है ए और बी मिलकर अगर आपका टोटल 6 काम कर रहा है, ए और बी मिलकर अगर आपका 6 काम करता है, तो इसका मतलब सी कितना काम कर पाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर अगर आपका 10 काम कर रहे हैं और ए बी उसमें से 4 काम कर पा रहा है, तो सी उसका मतलब 4 काम कर पाएगा। आपको पता है बी और सी मिलकर अगर आपका 8 काम कर रहा है, तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, और यहाँ से बचा बी आपका 4 काम करेगा। क्लियर। तो बी अगर 24 काम को अगर बी करेगा 4 काम से, तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। आंसर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहाँ पर क्या बोला, विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेन, एक 144.5 मीटर लंबी है और अन्य 165.5 मीटर लंबी है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो हर घंटे दो ट्रेन की संयुक्त गति क्या होगी। यानी आपसे क्या पूछा, उन लोगों का रिलेटिव स्पीड पूछा है। तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड मेरा क्या होता है, S1 + S2 होता है। तो बस यही निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का लंबाई को ऐड कर देंगे, यानी 5 4 9 10, 6 4 10 11 2 1 3, यानी 310 मीटर पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। और कितने सेकंड में पार कर रहा है, 9.3 सेकंड में पार कर रहा है। तो आपको रिलेटिव स्पीड बताना है, क्या है, किलोमीटर में बताना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी 18/5 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करो, पॉइंट से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 आपको और लग जाएगा। आप सॉल्व कर लो। तो 5 से काटेंगे 36 बार में कट जाएगा, 36 5 180। 3 से काटेंगे 12 बार में, 3 से काटेंगे तो ये आपका 3 और 1 बार में कट जाएगा। 31 से काट देंगे 10 बार में, यानी 10 गुना 12, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मोड एक्स का मान बताओ क्या होगा। यानी कोई एक्स है जो कि मोड में है, आपको इसका बताना है कि कौन सा कथन इसका पर्याप्त होगा आंसर देने के लिए। तो देखो पहला कथन में क्या दे रखा है, x = माइनस आपका मोड x दे रखा है। तो आप इसका x का वैल्यू बता पाओगे, बिना वैल्यू का तो आप कैसे बता पाओगे x का वैल्यू। यानी पहला कथन पर्याप्त नहीं है। मगर दूसरा कथन में आपको क्या दे रखा है, x² = 4, यानी x² = 4। तो यहाँ से तो आप मोड का वैल्यू बता दोगे, आसानी से दिख गया आपका वैल्यू। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा कथन से आप आंसर दे पाओगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अकेला ही पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। चलो इसका गुणनफल बताओ क्या होगा। तो गुणनफल बताना, यानी 144/100 गुना 175/216 का आपको सॉल्यूशन बताना। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 7 बार में, और किससे काट दे, 12 से कट रहा है ना, 12 से काट दो, 12 से काटेंगे 12 बार में, 12 से काटेंगे आपका 18 बार में, 6 से काट दो 3 बार में और 2 बार में, यानी 14, 14 गुना 12, 14 गुना 12 मतलब 7/6, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं आपको दे रखा है, यानी आपको एरिया बताना है कोई ट्रायंगल का जिसका आपको साइड दे रखा है। यानी मान लो ये कोई ट्रायंगल है जिसका आपको तीनों साइड दे रखा है, आपको एरिया बताना है। तो डायरेक्ट से बना सकते हैं आप, यहाँ पर डायरेक्ट हीरो फॉर्मूला लगा सकते हो। हीरो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करते हैं, पहले तीनों का साइड को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं। यानी यहाँ पर 7.8 और 11.2 कितना हो जाएगा, 19, और 19 मतलब 19 और 5 24, यानी 24/2 कितना हो गया, 12। तो बस अब आपका हीरो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, S - A S - B और S - C। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 12, यानी मैं कह सकता हूँ 12 गुना, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, 12 याद रखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छा से। यानी क्या हो गया मेरा, 12 गुना 12 से 5 जाएगा 7, 12 से 11 जाएगा तो 0.8, और 12 से आपका जाएगा 7.82, तो क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आप यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व नहीं करना, केवल चीज़ों को समझना है। पॉइंट को जब आप हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि 100 रूट का आसानी से बाहर निकल सकता है, 10 का स्क्वायर रूट होता है। ऊपर में देखो कैसे ब्रेक करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर क्या है, 12, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं 6 गुना 2 लिख सकता हूँ, 7 का 7 रहने दो, 4 गुना 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 7 गुना 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो पेयर किसका किसका बना है, तो देखो 7 का पेयर बन गया ना, तो 7 एक बाहर निकल जाएगा। 6 का भी पेयर देखो, ध्यान से देखो 6 का भी पेयर बन चुका है। और आपको एक और क्या बच रहा है, यहाँ देखो 2 2 4 और 4, यानी 4 का भी एक पेयर बन जाएगा। यानी 7 6 42 और 7 6 42 और 42 गुना 4, यानी 4 और 168, 168/10, यानी 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। यानी आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, वरना आप एग्जाम में निकालोगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक में कितने होते हैं, 15 होते हैं। 50 से 100 तक में कितने टोटल प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। फिर 100 से 150 में भी कितने नंबर होते हैं, 10 ही होते हैं। और फिर उसके बाद 150 से लेकर 200, यानी 150 से लेकर 200 तक में टोटल आपके 11 होते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर में, यानी ऑड नेचुरल नंबर में। और आपको पता होना चाहिए केवल एक ही आपका इवन नंबर ऐसा है जो कि आपका प्राइम नंबर कहलाता है। वो नंबर कौन सा है, 2। तो 2 आपका एक इवन नंबर है, यानी आपका सम संख्या है, और साथ में आपका अभाज्य संख्या भी है। तो इस वाले नंबर को आपको हटा देना है। और आपको पहला क्या बोला, फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर आपको 199 तक में देखना है। यानी आप 200 भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 200 नंबर, जो 200 नंबर होता है वो तो प्राइम नंबर होता नहीं है। तो यहाँ से आप देख लो, काउंट कर लो। तो देखो 11, 10, 21 और 15 कितना हो जाएगा, 46। मगर ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 50 तक में जो आपका 15 प्राइम नंबर होते हैं उसमें आपका 2 भी रहता है। तो 2 को आप इग्नोर कर दोगे तो बस, तो 46 ना होकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। वरना तो प्राइम नंबर मेरा एक आपका खुद से आपका क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है। इकलौता आपका इवन नंबर वही आपका 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला, एक व्यक्ति ने 2500 में एक घड़ी खरीदी और उसे लागत मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। यदि उस व्यक्ति ने कर के रूप में 150 रुपये का भुगतान किया तो उसका प्रतिशत लाभ गणना करें। तो चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का आज होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और आप लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो जरूर से ज्वाइन करो, ठीक है। मैं वहाँ पर क्विज कराऊंगा आने वाले समय में, तो जरूर से आप लोग उसको ज्वाइन करो। मैं आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपका एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को कई लोग छोड़ देते हैं, मुझे पता है। फिलहाल आप इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। उस घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया जाता है। यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर होता है तो घन का पेंट ना की गई सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई आपका एक क्यूब है, यानी कोई घन है जिसका एज आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, उस घन के प्रत्येक सतह पर, यानी मान लो कि ये इसका एक सरफेस है, उसके प्रत्येक सतह पर एक सर्कल आपका ड्रॉ किया गया और उस सर्कल को पेंट कर दिया गया पीले रंग से। आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा है कि घन की पेंट ना की गई सतह का कुल क्षेत्रफल बताओ। यानी ये सब जो एरिया जो आपका पेंट नहीं हुआ है उसका टोटल एरिया बताना है कि कितना एरिया पे उसका पेंट नहीं हुआ, ये आपको बताना है। तो बताओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, और साथ में एक कंडीशन ये भी दे रखा था कि जो सर्कल आपका बनेगा, यानी जो सर्कल जो आपका घन में बनेगा सतह पर, वो मैक्सिमम साइज का बनेगा। तो जाहिर सी बात है अगर मैक्सिमम साइज का सर्कल बनेगा तो इसका मतलब ये जो आपका सतह था इसका एज का बराबर इसका डायमीटर होगा, तभी तो मैक्सिमम बन पाएगा ना सर्कल का एरिया। तो बस यानी इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 80 का आधा यानी 40 हो गया रेडियस। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a² होता है। अब इतना में माइनस क्या करेंगे, इतने वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो भी बचे हुए एरिया होंगे वो मेरा निकल आएगा। तो मेरा टोटल कितने सर्कल बनेंगे, यानी टोटल 6 सतह पर 6 सर्कल बनेंगे, यानी 6 × πr²। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक सरफेस का मतलब a² आपका हो गया, एक सरफेस का एरिया पूरा हो जाएगा, और माइनस एक सर्कल का एरिया यानी πr²। आप इसको भी सॉल्व करके एक एरिया का आपको पता चलेगा कि कितना पेंट नहीं हुआ है, फिर आप 6 से गुना कर देना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसी आपकी मर्जी है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो आप लोग मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा इसका भी आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का भी ये सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर आप या फिर चाहते हो कि मैं उसको सॉल्व कराऊँ, तो या फिर आपके पास कोई डेट भी है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा अगर मेरे पास वो पेपर रहा तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मैं इस चीज़ को आगे भी आपके लिए कंटिन्यू रख सकूँ। और मैं फिर से एक बार जाते जाते बोल रहा हूँ, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, डिफरेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।